Hello students, welcome to NDS classes. Today we will discuss topic refraction. तो बेटा लास्ट वीडियो में हम आपको बताया था रिफ्लेक्शन के बारे में। पूरा चैप्टर रिफ्लेक्शन का पूरा पार्ट फिनिश हो गया है। अब जो चैप्टर का पार्ट बचा है रिफ्रैक्शन, क्योंकि लाइट चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा था, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो अब हम बात करेंगे बेटा रिफ्रैक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिफ्लेक्शन जिन्होंने नहीं देखा वो जा करके प्लेलिस्ट है एनडीएस क्लासेस डालिए यूट्यूब पे, और प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं सारे वीडियो लेक्चर वहाँ पे पड़े हुए हैं। जो भी वीडियो चाहिए आपको वो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। और मैं पूरी की पूरी साइंस पढ़ाऊँगा, जैसा कि मैंने पहले भी वादा किया है, तो पढ़ाऊँगा सब कुछ, ठीक है। और सिलेबस भी आपका टाइम से ख़त्म होगा। तो रिफ्रैक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे आज फिलहाल। तो रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं भाई क्या क्या होता है। सबसे पहले तो यही देखेंगे कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन है क्या। तो देखते हैं यहाँ पर बेटा, देखो लिखा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन होता क्या है, तो हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्शन में क्या होता था बेटा, जब कोई लाइट जाती थी और टकरा के वापस आ जाती थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा, लाइट जाएगी तो सीधे सीधे निकल जाएगी, मतलब वापस नहीं आएगी, सीधे सीधे आर पार निकल जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कौन सा चीज़ होती है जिसमें आर पार निकल आएगी। जैसे मान लो भाई मिरर होता था, तो मिरर में तो पीछे कोटिंग होती थी, तो रिफ्लेक्ट हो जाता था। लेकिन अब जो ऐसा हम लोग यूज करेंगे, ऐसी डिवाइस यूज करेंगे जिसमें हम कह सकते हैं कि वो आर पार रह जाएंगी। जैसे लेंस वगैरह में है ना, ग्लास वगैरह होते हैं जो कोटिंग अगर ना करे तो आर पार क्या हम देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। तो रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि यहाँ पर जब कोई रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए। अब मीडियम का मतलब क्या होता है, मीडियम मतलब एयर हो सकता है बेटा, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है। जैसे मान लो एयर से ग्लास में जा रही रे, या एयर से वाटर में जा रही है, या वाटर से ग्लास में जा रही है, तो ये सब मीडियम है। मीडियम मतलब होता है कि रे किस के थ्रू जा रही है, कौन सा मीडियम यहाँ पर है जिसके थ्रू रे पास हो रही है, उसको बोलते हैं मीडियम। तो मीडियम हो सकता है आपका ग्लास हो सकता है, बता दिया मैंने, वाटर हो सकता है, या आपका जो है वाटर एयर हो सकता है, ठीक है। तो मीडियम जो है ये सब हम लोग कंसीडर करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन में। तो यहां पर देखो ध्यान से बेटा, यहां से देखो, ये हमने एक ग्लास स्लैब ले रखा बेटा, ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। ये आप देख सकते हो, ये बनी हुई है जो, ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ठीक है। और यहां पर हम रे पास कराएंगे इसके, और ये बाहर वाला जो मीडियम है बेटा एयर है, ठीक है। इसके अंदर वाला ये पूरा किसका है, ये ग्लास का बना हुआ है। किसका बना बेटा, ये ग्लास का बना हुआ है। डन। ग्लास स्लैब आपने देखा होगा, अगर फिजिक्स लैब में जाओगे तो आपको ग्लास स्लैब देखने को मिलेगी। तो अब होता क्या बेटा रिफ्लेक्शन में, देखो लिखा वैसा डेफिनेशन देख ले एक बार। द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन लाइट पास थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या समझे बेटा, कह रहे हैं द चेंज इन डायरेक्शन, यानी लाइट की डायरेक्शन जो होगी वो चेंज हो जाएगी। कब, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होगी। एक मीडियम का मतलब होता है, हो सकता है एयर से ग्लास जा रही हो, या हो सकता है वाटर से ग्लास जा रही हो, या हो सकता है ग्लास टू वाटर जा रही हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जब रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इसकी क्या होती है, इसकी स्पीड भी चेंज होगी और इसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो वही लिखा है द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, यानी जो लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। व्हेन लाइट पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है। वैसे स्पीड पर भी फर्क पड़ता है, ठीक है बेटा। अभी आगे पढ़ेंगे, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे तो बताएंगे, पहले रिफ्रैक्शन समझ लो। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। इसका मतलब यहां रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती। और रिफ्लेक्शन याद करो बेटा, रिफ्लेक्शन में एक ही मीडियम में लाइट वापस आ जाती थी, ऐसे टकराई तो फिर उसी मीडियम में वापस आ जाती थी, तो आर पार नहीं होती थी। तो अब देखो यहाँ पे बेटा, जैसे ये एयर है, देखो बेटा यहां से रे हमने पास की, पहले इसको कहते हैं बेटा इंसिडेंट रे। क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे कहते हैं बेटा इसको, इंसिडेंट रे, ये पढ़ चुके हो ना, हाँ, इंसिडेंट रे बेटा। और जब इस पॉइंट पे आ रही है जहां पर ये दूसरे जो है
इसमें जो है ग्लास में जहां पर इंटर कर रही है, या कह सकते हो दूसरे मीडियम में जहां पे इंटर कर रही है, ये तो पूरा एयर भरा हुआ है, इधर एयर है ये पूरा, वो ठीक है। अब एयर से जब ग्लास के अंदर आएगी, जहां पे जो जिस पॉइंट से इंटर करेगी उस पॉइंट पे हम लोग देखेंगे तो यहां इसका एक परपेंडिकुलर डालेंगे, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नॉर्मल। इसे क्या कहेंगे? नॉर्मल कहेंगे, ठीक है। अब देखो ये नॉर्मल हो गया। अब ये रे जब आगे जाएगी, क्योंकि अगर रिफ्लेक्शन होता बेटा तो यहां से टकरा करके वापस चली जाती है ऐसे, है ना। अगर जो रिफ्लेक्शन होता तो टकरा के वापस चली जाती, लेकिन हो क्या रहा है? रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में क्या होगा बेटा? ये रे आगे और बढ़ेगी। अब आगे बढ़ेगी बेटा तो एक क्वेश्चन यहां बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ये आगे बढ़ेगी ऐसे क्या कि सर जो ये रे है इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड नहीं बोलेंगे अब बेटा, इसे कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड, क्योंकि यहां रिफ्रैक्शन हो रहा। क्या हो रहा बेटा? रिफ्रैक्शन हो रहा, तो इसे कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। अब देखो बेटा रिफ्रैक्टेड रे जो है ये नॉर्मल की तरफ आएगी, यानी ये जो परपेंडिकुलर डाल रखा है नॉर्मल की तरफ आएगी या नॉर्मल से दूर भागेगी, ये कैसे पता चलेगा? ये क्वेश्चन आता बेटा। तो एक बहुत आसान तरीका है, देखो दो चीजें याद करना, एक याद कर लेना DAR और एक याद कर लेना RTD, बस इन दोनों से काम चल जाएगा आपका। RTD क्या है दार, और ये DAR क्या है दार, क्या है दार, और RTD याद कर लो। देखो बेटा दार का मतलब D से होता है बेटा डेंसर। क्या होता है? D से होता है डेंसर। डेंसर मतलब घना, डेंसर मतलब घना। किसे कहते हैं? जंगल बहुत घना है, यानी हाई डेंस, है ना, बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत डेंस कह सकते हो। जहां पर ज्यादा जो है भीड़ भाड़, जहां पर ज्यादा आइटम मॉलिक्यूल होंगे, जो सॉलिड होगा वो ज्यादा डेंस होगा, ऐसे समझो, समझे नहीं? डेंसर मतलब होता है घना, ठीक है। ए मतलब होता है अवे। क्या होता है बेटा? अवे। और आर का मतलब होता है, क्या होता है? रेरर। अब ये क्या होता है सर? रेरर क्या होता है बेटा? रेरर। देखो दोनों चीज समझ ले रहे बेटा। रेरर का मतलब होता है, जैसे गांव में कहते हैं बिररा हो गया, गन्ना बिररा हो गया, गेहूं बिररा हो गया, मतलब गेहूं बहुत दूर दूर हुआ है, यानी कि उसके जो प्लांट है वो बहुत काफी दूर दूर है, उसे क्या कहते हैं? रेरर मीडियम। तो जैसे अगर मान लो कोई देखो ये पार्टिकल अगर दूर दूर है, ऐसे ऐसे है, तो इसे रेरर कहेंगे। और अगर यही पार्टिकल अगर सारे के सारे पास पास हो जाए ऐसे ऐसे, तो इसे क्या कहेंगे? डेंसर कहेंगे, ठीक है। तो रेरर का मतलब होता है पार्टिकल दूर दूर होंगे, और डेंसर का मतलब होता है पार्टिकल पास पास घना होगा, खूब सारा घना, तो डेंसर। और रेरर मतलब दूर दूर पार्टिकल होंगे। समझ गए नहीं? रेरर डेंसर समझ में आया बेटा? ए मतलब अवे। तो अब समझो यहां पर बेटा एयर के पार्टिकल दूर दूर होते हैं। अगर एयर के पार्टिकल दूर दूर होते ही, देखो एयर में ऐसे 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 चाहे जैसे ऐसे ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अभी ग्लास स्लैब हो तो ग्लास स्लैब में हाथ ऐसे डालोगे तो क्या जाएगी? नहीं, आपको चोट लग जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल क्या है? पास पास। तो ग्लास स्लैब बेटा कैसा होगा? डेंसर मीडियम। कैसा होगा? डेंसर मीडियम। और जो आपका एयर वाला पार्टिकल होगा वो कैसा होगा बेटा? रेरर मीडियम। अब समझ में आया? रेरर मतलब पार्टिकल दूर दूर होंगे, डेंसर मतलब पार्टिकल पास पास होंगे। सॉलिड जो होता है डेंसर बहुत ज्यादा होता है, और फिर लिक्विड और गैस में तो पार्टिकल आप जानते हो बहुत दूर दूर होते हैं। ओके, तो यहां पे ध्यान से देखना, देखो बेटा यहां से डेंसर, यहां पे देखो, अब यहां से ये रेरर हो गया बेटा। क्या हो गया? रेरर। रेरर क्यों हुआ सर? क्योंकि एयर है ये, और ये क्या है? ग्लास। तो ग्लास कैसा मीडियम है बेटा? बताओ सब लोग, कैसा है? डेंसर। सर बिल्कुल सही कहे, ग्लास एक डेंसर मीडियम है, और एयर कैसा बेटा है? एयर एक रेरर मीडियम है। क्यों? क्योंकि इसमें पार्टिकल दूर दूर होते हैं। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर देखो आर, रेरर से डेंसर जा रहा, मतलब रेरर से एयर से ग्लास में जा रहा है, तो ये रेरर है, रेरर से डेंसर जा रहा, तो क्या होगा? यानी रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो अवे जाएगी, दूर। ये देखो दार, डेंसर से अगर रेरर की तरफ जाओगे, डेंसर से अगर रेरर की तरफ जाओगे तो अवे, नॉर्मल से दूर जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल से दूर जाएगी। तो देखो ये नॉर्मल से दूर जाए, नॉर्मल नहीं सर अवे है ना, हाँ ठीक है। तो अगर रेरर से डेंसर जाना ना, हाँ ठीक है बेटा, रेरर से अगर हाँ डेंसर से रेरर जाओगे तो अवे होगा, और रेरर से डेंसर जाओगे बेटा तो क्या होगा? टूवर्ड्स। ये भी लिख दे रहा हूं यहाँ पे, देख लो आप, टूवर्ड्स होगा। टूवर्ड्स मतलब उसकी तरफ, है ना। ये तो आप जानते हो रेरर होगा, और इसको क्या कहते हैं बेटा? डेंसर। ओके, तो ये दोनों ट्रिक याद रखना। अब यहां पर देखो बेटा, यहां क्या हो रहा है? रेरर से जा रहा है, रेरर से डेंसर जा रहा है, रेरर से डेंसर, क्योंकि एयर से ग्लास में आ रहा है। तो देखो रेरर टू डेंसर, तो रेरर से डेंसर बेटा जाएगा तो टी है बीच में, टी मतलब टूवर्ड्स, तो नॉर्मल की तरफ आएगी। किधर आएगी? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो देखो यहां पे
अब यहां से रे आई, इसको निकलना था सीधे ऐसे ऐसे, लेकिन ये क्या हो गई, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। देखो नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। ये एंगल है आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसे कहते हैं बेटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। और ये कौन सा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। समझ में आई? तरह बताओ, अगर एयर से ग्लास में जाएगी तो जो रिफ्रैक्टेड रे होती है बेटा वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। मतलब जैसे मान लो ये नॉर्मल है और ये रे आई, तो ये क्या होगी, जैसे जाएगी और ये इधर किधर झुक जाएगी, नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। टूवर्ड्स मतलब होता है उसकी तरफ आ जाना, ठीक है। जैसे पकड़ के खींच लिया किसी को अपनी तरफ कह दो, हाँ, तो रिफ्रैक्टेड रे। अब देखो बेटा ये ग्लास है, अब ये रे फिर आगे बढ़ी, देखो यहां से बड़ी 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 रे इस पॉइंट पे जब आएगी, किस पॉइंट पे, जहां पर ये ग्लास से निकलना चाह रही है, तो इस पॉइंट पे फिर हम नॉर्मल ड्रा करेंगे। देखो बेटा परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल ड्रा कर दिया। अब अगर ध्यान से देखो बेटा तो यहां पर रे देखो, अब ये कौन सा मीडियम हो गया, ये डेंसर हो गया बेटा। अब ये एयर में जा रही तो रेरर, यानी अब ये लाइट यहां से जब निकलेगी तो डेंसर से रेरर जा रही है। क्यों? क्योंकि ग्लास से एयर में जा रही है। तो देखो देखो कौन सा फार्मूला लगेगा बेटा, ये डेंसर से रेरर, तो अवे जाएगी, दूर भागेगी। तो बिल्कुल दूर भाग रही है। आप चेक कर लो, देख लो बेटा, देखो ये नॉर्मल है और नॉर्मल से दूर भाग रही है कि नहीं, बताओ। तो ये मीडियम कौन सा बाहर वाला था, एयर मीडियम था। ये कौन सा मीडियम था, ग्लास मीडियम था। तो बोलो ये समझ में आया? बहुत अच्छे से समझना, इसमें कुछ नहीं होता है। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। डन, इसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन में ऐसा नहीं था, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन में ये जरूर याद रखना बेटा, कभी कभी पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में कि अगर कोई एयर से ग्लास में जाएगी तो जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो नॉर्मल की तरफ आएगी कि नॉर्मल की दूर जाएगी। तो इसको RTD से याद कर लेना, रेरर से डेंसर, तो टूवर्ड्स यानी कि नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, ठीक है। और अगर कहीं पूछा जाए कि जो है डेंसर से रेरर जाएगी तो दार याद कर लेना, डेंसर से रेरर तो क्या हो जाए, अवे, अवे मतलब दूर भागेगी। नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है उस पॉइंट के जहां, इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते थे, याद है आपको। तो यहां पर नॉर्मल जो है इसी पॉइंट पे बनेगा परपेंडिकुलर, ठीक है, इस पॉइंट के। तो इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल से दूर जाएगी या नॉर्मल की तरफ आएगी। तो अब आई होप सबको समझ में आ गया। चेक करो भाई, देखो, तो ठीक है। तो डेंसर और रेरर समझ में आ गया बेटा आप सबको। तो अब आप पहचान लोगे कि डेंसर से रेरर जाएगा तो क्या होगा, रेरर से डेंसर जाएगा तो क्या होगा, है ना। अगर डेंसर से रेरर जाएगा तो क्या होगा, दार से याद करना, अवे। और रेरर से डेंसर जाए तो RTD याद करना, टूवर्ड्स। डन। तो ये था रिफ्रैक्शन। अब आते हैं बेटा, रिफ्रैक्शन हो गया। तो अब हम बात कर ले थोड़ा सा, देखो यहाँ पे लिखा है, एक नोट लिख रखा हमने कि लाइट वेव ट्रेवल फास्टर इन एयर बट स्लोअर इन ग्लास। अभी मैंने बताया था ड्यू टू ऑप्टिकल डेंसिटी इज मोर। बिल्कुल सही बात है। देखो बेटा, जो लाइट रे आती हैं वो एयर में बहुत तेजी से आती हैं, लेकिन जैसे ग्लास में पहुंचती है वो उनकी स्पीड स्लो हो जाती है। उसका रीजन है ड्यू टू ऑप्टिकल डेंसिटी। अब ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है सर? बस डेंसिटी वही है। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब होता है कि जहां पर जो है पार्टिकल काफी पास पास होंगे, जिसे हम लोग कहते हैं कि हाईली डेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाईली डेंस। तो ये प्रॉपर्टी किसकी होती है? देखो, ऑप्टिकल डेंसिटी है क्या, पहले समझ लेते हैं। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसमें आर पार दिख जाए तो उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं। दैट मेजर द स्पीड ऑफ द लाइट थ्रू द मटेरियल। कह रहे हैं ये एक प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपेरेंट मटेरियल की, जो मटेरियल आप यूज कर रहे हो, ग्लास, वाटर या जो भी यूज कर रहे हो, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है दैट मेजर द स्पीड, जो स्पीड को मेजर कर लेता है लाइट थ्रू द मटेरियल। मटेरियल के थ्रू जब कोई लाइट जाती है तो मेजर कर लेता है कि जो है इसकी लाइट स्पीड कम करनी है या फास्ट करनी। अगर एयर में होगी तो तेज जाएगी, ग्लास से निकलेगी तो स्लो हो जाएगी। समझे नहीं? तो इसका मतलब ये हो गया कि एक ऐसी प्रॉपर्टी मटेरियल की होती है जिससे हमें ये पता चल जाता है कि लाइट की स्पीड किस में बढ़ेगी और किस में डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो ऑप्टिकल डेंसिटी एक प्रॉपर्टी होती है। अब ऐसे मैंने बता दिया है कि जो ज्यादा पार्टिकल पास पास होंगे, ज्यादा डेंसर होगा, उसमें स्पीड क्या होगी लाइट की, कम पड़ जाएगी। इसलिए तो कहते हैं एयर में ज्यादा तेज चलती है और ग्लास में स्लो हो जाएगी। एयर में और तेज चलेगी, अभी मान लो वाटर में, तो वाटर में भी स्लो हो जाएगी, है ना। क्योंकि एयर में पार्टिकल दूर दूर होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल का जो है एटम का वो काफी क्या होता है, वीक होता है, जिसकी वजह से इसमें फास्ट होता है। डन। तो रेरर मीडियम एयर को बोलते भी इसीलिए है। अब फिर क्या है, इफ बोथ सेम मीडियम तो नो रिफ्लेक्शन। बिल्कुल सही बताया। अगर बेटा मीडियम सेम होंगे दोनों, इफ बोथ हैव सेम मीडियम नो रिफ्लेक्शन और नो बेंडिंग। अब सेम मीडियम अगर होंगे, मान लो एयर ही है तो एयर में जा रही रे लो, तो कोई बेंडिंग देखने मिलेगी नहीं।
बेंडिंग मतलब ना इधर मुड़ेगी ना उधर मुड़ेगी, है ना, डायरेक्शन ही नहीं चेंज होगी। लेकिन वैसे क्या होगा, डायरेक्शन बदल जाएगी। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ले जाओगे बेटा तो डायरेक्शन बदलेगी। और अगर मान लो आप केवल सीधे ऐसे एक ही मीडियम में पास कर दिए, एयर में पास कर दिए, तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, तो कोई भी आपका रिफ्रैक्शन नहीं होगा। समझे नहीं? तो ये पॉइंट याद रखना कि अगर सेम मीडियम होगा तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, नो रिफ्रैक्शन। ओके, अच्छा अब आते बेटा अगला, देखो ये भी इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है। इसमें कहते हैं व्हेन लाइट फॉलिंग नॉर्मली इन अ ग्लास स्लैब। देखो बेटा ये एक ग्लास स्लैब है जो आपको दिख रही होगी, ये ग्लास स्लैब है, ठीक है बेटा, इसको कहते हैं ग्लास स्लैब। ग्लास मतलब ग्लास की बनी होगी, है ना बेटा। अब इसमें कोई रे अगर नॉर्मली डाल दे, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर, तो ये सीधे निकल जाएगी ऐसे सीधे, तो इसका जो एंगल आई बनेगा वो जीरो होगा, और एंगल आई भी जीरो होगा, एंगल आर भी जीरो होगा, एंगल आई भी जीरो। और एक एंगल होता है इमरजेंस एंगल, ये भी बताने जा रहे हैं। एंगल ऑफ इमरजेंस भी जीरो होता है बेटा। एंगल ऑफ आई क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों जीरो होते हैं जब कोई लाइट परपेंडिकुलर गिरे, ऐसे, ठीक है, परपेंडिकुलर नॉर्मली गिरे, तब ये दोनों एंगल क्या होते हैं, जीरो होंगे। और एंगल ऑफ इमरजेंस भी जीरो होता है, ठीक है, एंगल ऑफ इमरजेंस। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है, ऐसा हम पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्शन में भी, है ना बेटा। चलो अगला देखते हैं। अगला है, देखो हाँ, अब यहां पे क्वेश्चन बढ़िया, ये हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं, आप बना के दिखा दे रहे हैं बेटा। देखो इसमें लिखा व्हेन लाइट पासेस एयर टू ग्लास एंड अगेन एयर। कह रहे हैं जब लाइट एयर से ग्लास में जाए और ग्लास से फिर अगेन एयर में जाए, अभी मैंने जो दिखाया था, तो उसमें जो है लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है बेटा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो पहले इसको हम डायग्राम से अच्छे समझते हैं, फिर आपको हम डेफिनेशन बता देंगे, ठीक है। तो देखो भाई इसका डायग्राम जो है मैं बना दूं इधर, देखो ये हमने जो है ग्लास स्लैब लिया है बेटा, ये आप देख सकते हो, ये मान लो हमने एक ग्लास स्लैब ले लिया, ओके। अब यहां से हम इंसिडेंट रे पास कराएंगे, ये एक इंसिडेंट रे हो गई, डन, इंसिडेंट रे। और इसका नॉर्मल जो होगा बेटा इसके परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो ये मान लो बेटा इसका नॉर्मल हो गया। ये नॉर्मल कैसा होता है बेटा, परपेंडिकुलर, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा जो है और सही कर दे, नहीं आप कहोगे कि जो है सर नॉर्मल तो दिख नहीं रहा, है ना। चलो अच्छा देखो भाई, तो नॉर्मल होगा इसका परपेंडिकुलर, ये देखो ऐसे कुछ, ये इसका नॉर्मल हो गया, ठीक बेटा। इसको कहते हैं नॉर्मल। ये कौन सी रे है बेटा, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और बेटा बाहर वाला मीडियम कौन सा है बेटा, एयर, कौन सा है, एयर। और अंदर वाला मीडियम कौन सा बेटा है, ग्लास, क्योंकि ग्लास स्लैब है, डन। अब आप लोग बताओ भाई, कमेंट करके बताना भाई, बताओ। अब एयर से ग्लास में जा रही है तो ये जो रे आएगी, कौन सी रे बेटा, जो रिफ्रैक्टेड रे आएगी, ये नॉर्मल की तरफ आएगी कि नॉर्मल से दूर भागेगी, बताओ अच्छा कमेंट करके बताओ, सब लोग बताओ। अगर कोई रे एयर से ग्लास में आ रही है तो नॉर्मल से दूर भागेगी कि नॉर्मल की तरफ भागेगी, बताओ। अभी बताया था मैंने, एयर कैसा मीडियम है, रेयर। ग्लास कैसा मीडियम है बेटा, डेंसर, क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है। तो आरटीडी से बताया था अभी मैंने, क्या बताया था, आरटी, रेयर से डेंसर, तो कैसा होगा, टूवर्ड्स, किधर आएगी, टूवर्ड्स आएगी, तो बिल्कुल सही बात है। तो देखो ये मान लो इधर झुक गई, किधर, किधर झुक गई, नॉर्मल की तरफ, है ना। इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर। अब इधर झुक जाएगी बेटा तो ये आगे और बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, जब यहां पर आ जाएगी, ठीक है। बढ़ने के बाद तो यहां पर भी क्या होगा, एक नॉर्मल बनेगा, ये देखो यहां नॉर्मल बन गया एक। अब बेटा क्या होगा, अब देखो ध्यान से देखना बेटा, यहां पे अब ये ग्लास से ये एयर है, तो ग्लास से एयर अगर जाएगा तो अभी बताया था डेंसर से रेयर जा रहा बेटा। अब तो डेंसर से रेयर जाएगा तो अभी जाएगी, दूर भागेगी। तो डेंसर से रेयर जाएगी तो कुछ रे ऐसे निकलेगी कि नॉर्मल से, ये नॉर्मल है और ये दूर जाएगी। इस रे को हम लोग, इसका एंगल बनेगा जिसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस। और इसको बेटा कहते हैं इमरजेंट रे। क्या कहेंगे, इसको मैं लिख दे रहा हूं इमरजेंट रे, इमरजेंट रे, इसको कहते हैं बेटा इमरजेंट रे। क्या कहते हैं, इमरजेंट रे।
अब ये इमरजेंट रे बन गई, इसको इस एंगल, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। ई है एंगल ऑफ इमरजेंस, यहां लिख दे रहा हूं, ई है एंगल ऑफ इमरजेंस। ई क्या है बेटा? एंगल ऑफ इमरजेंस। देखो ई तो हो गया एंगल ऑफ इमरजेंस, ओके। और ई जो है एंगल ई और ये एंगल आई बराबर होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ ई बराबर होते हैं, ये नहीं बराबर होता है, ठीक है। ये किसके बराबर होगा सर? ये इसके, इस एंगल के बराबर होगा, इस एंगल के। ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे क्योंकि ये दो पैरेलल रे हैं, ठीक है, मैथ में आपने पढ़ा होगा। तो ये और ये तो बराबर होंगे और ये बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, यहां से अगर तुम सही से देखो तो ये रे जो आ रही थी इंसिडेंस, अगर ये मान लो डिवेट ना होती, अगर सपोज मान लो अगर डिवेट ना होती तो ये कैसे निकलती? ये सीधे निकलती है ऐसे, देखो यहाँ पे कुछ ऐसे निकलती, ध्यान से देखना बेटा, ये कुछ ऐसे निकलती, ठीक है। एक्चुअल में ये रे ऐसे निकलना चाहिए था, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से इसमें डायरेक्शन चेंज हो गया कि नहीं? तो एक्चुअल रे तो यही थी, ठीक है, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से डायरेक्शन चेंज हो गया। तो वो जो डिविएशन हुआ, इसमें डिविएशन का मतलब होता है कि जो डिवेट हुआ है, मतलब जैसे सीधे जा रहे तुम इधर मुड़ गए तो डिविएशन हो गया, है ना। ऐसा होता है, हम लोग डिवेट हो जाते हैं क्योंकि ऐसी उम्र ही, जैसे 9th 10th में आते हैं, 11th में आए, 10th में आए तो और ज़्यादा, फिर 11th में आता तो सबसे ज़्यादा डिविएशन होने लगता है। डिविएशन का मतलब पहले तुम अच्छा काम कर रहे थे, फिर संगत का असर पड़ जाता ना, तो हम लोग डिवेट होने लगते हैं गलत चीज़ों की जगह पे। तो डिविएशन का मतलब होता है, देखो आना सीधे चाहिए था लेकिन ये डिवेट हो गई ड्यू टू रिफ्लेक्शन। अब इसके बीच का डिस्टेंस जो होगी बेटा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम लोग कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। समझ में आया नहीं है? एक बार अगेन बता दे रहा हूं। पहले रे इंसिडेंट चली तो यहां पे आएगी बेटा, तो नॉर्मल की तरफ आ गई, क्यों? क्योंकि रेयर से डेंसर आ रही थी बेटा, रेयर से डेंसर। फिर ये सीधे सीधे गई यहां पर, फिर ये डेंसर से रेयर जा रही तो ये इधर भाग गई दूर, ये बाहर निकली है तो इसे कहते हैं इमरजेंट रे, इसे क्या कहते थे? रिफ्रैक्टेड रे। अब ये एंगल जो बनेगा इमरजेंट रे और नॉर्मल के साथ, उसे कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल ऑफ इमरजेंस जो होगा वो आई के बराबर होगा, यानी एंगल ऑफ आई जो होगा वो एंगल ऑफ ई के बराबर होगा, ठीक है। और ये एंगल बराबर होंगे, ये वाला, ठीक है, इसको कुछ भी मान लो, पी मान लो, पी और आर बराबर होंगे। अब वास्तव में रे ऐसे जाना चाहिए था ये, तो इसका जो जितना डिविएशन हुआ, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसी को हम लोग कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसी को कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखो बेटा, इसी की डिफिनीशन समझ में आ गया? बताओ भाई, आना चाहिए भाई, आना चाहिए भाई, आना चाहिए, समझ में जरूर आना चाहिए, क्योंकि गर्मी में पढ़ा रहे इतने भाई आपको, ठीक है। देखो इधर लेटरल डिस्प्लेसमेंट, देखो बेटा क्या लिखा है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। ओरिजिनल पाथ मतलब जो सीधे जहां जाना चाहिए था, है ना। दूसरा, एंड द इमरजेंट रे कमिंग आउट ऑफ द ग्लास स्लैब इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। देखो कह रहे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, जो आपकी जो ओरिजिनल इंसिडेंट रे होगी, और जो इमरजेंट रे होती है, उसके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसी को हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। देखो ये आपकी ओरिजिनल रे हो गई, इंसिडेंट रे, ओरिजिनल इंसिडेंट रे, इसको क्या कहेंगे? ओरिजिनल इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इसको बेटा कहते हैं ओरिजिनल इंसिडेंट रे। अब ओरिजिनल इंसिडेंट रे और यहां पे इमरजेंट रे, ये जो बाहर निकली यहां पे इमरजेंट रे, इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इसी को हम लोग कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये डायग्राम आप लोग बना दीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। क्या कहेंगे बेटा? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। चलो अच्छा, अब देखते हैं, फिर हो गया। अगला पॉइंट क्या लिखा? द एंगल विच इमरजेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमरजेंस। जो मैंने पहले ही बता दिया, उसे एंगल ऑफ इमरजेंस कहते हैं, जो नॉर्मल के साथ बनाता है इमरजेंट रे का, है ना, जो बाहर निकलती है, तो उसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। तो ये समझ गए हो गया आप, ये है एंगल ऑफ इमरजेंस, ये है, देखो नॉर्मल के साथ जो बना रहा है ये, एक मिनट, हाँ ये वाला, देखो ये नॉर्मल हो गई और ये आपके इमरजेंट रे हो गई, ये जो एंगल बनना है ई, उसी को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इमरजेंस। चलो अब आते हैं हम लोग कि रिफ्रैक्शन तो देख लिया है,
अब जो है इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन हमें दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ देखने मिलता है, क्या क्या इफेक्ट देखने मिलते हैं। तो रिफ्रैक्शन के इफेक्ट हम लोग देखते हैं बेटा क्या क्या है। लिखा है इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, तो देखो यहाँ पे जैसे लिखा है, सबसे ये सब लोग आपने देखा होगा, लिखा आई स्टिक पार्सली इमर्स इन द वाटर अपीयर टू बी बेंट एट द वाटर सरफेस। कह रहे हैं जब आप किसी पार्सली जो है किसी स्टिक को यानी किसी छड़ी को अगर ग्लास में डाले, ट्रांसपेरेंट ग्लास में, तो ऐसा लगता है कि वास्तव में उसका जो है वास्तव में पोजीशन कुछ और होगी और दिखेगी कि तुम्हें कुछ और, एपरेंट वैल्यू कुछ और होती है। जैसे आपने किया होगा, सब लोगों ने किया है। देखो दिखाते हैं आप, अभी याद आ जाएगा, है ना, याद तो आएगा ही क्योंकि किया है सब लोगों ने। ये देखो बेटा, जैसे इन्होंने क्या किया, ये पेंसिल डाली पानी में, ठीक है, तो वाटर में जब पेंसिल डाली है तो देखो इसकी मेन पोजीशन, देखो है पोजीशन ये है, लेकिन आप जब देखोगे तो आपको इसको कहां दिखेगी, ऊपर की तरफ, एपरेंट। जब ये आई बनी है देखने के लिए, ठीक बेटा, तो एपरेंट वैल्यू, एपरेंट पोजीशन इसकी कहां है, ऊपर। जैसे आपने सिक्का डाला है, पानी में सिक्का डालो तो सिक्के की पोजीशन नीचे होती है, जबकि लगता है वो कहां है, थोड़ा ऊपर दिखता है, एपरेंट पोजीशन बोलते हैं। जैसे सिक्के वाला भी एग्जाम्पल है, देखो यहां भी ऐसे दिखाया गया, ये स्टिक डाली यहाँ पे तो वास्तव में यहां पर प्रेजेंट है, लेकिन दिखेगी तुम्हें कहां दिखेगी, तुम देखोगे तो ऊपर दिखेगी। आप यहां हाथ डालोगे तो कुछ नहीं पाओगे, जब थोड़ा और अंदर ले जाओगे तब आपको स्टिक दिखेगी, है ना। तो ये किसकी वजह से हो रहा है बेटा, ये रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। देखो ये तुमने किया होगा सब लोगों ने, ये तो सब लोगों ने किया होगा भाई। देखो इसने क्या किया है, एक सिक्का डाला तो सिक्का क्वाइन नीचे पोजीशन है, और जबकि आपको इसको ऊपर दिखेगी क्वाइन, तो आप सोचोगे कि हम थोड़ा सा हाथ डाले सिक्का निकाल ले, नहीं निकलेगा। क्यों, आपको अंदर तक हाथ ले जाना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ये लिखा भी क्वाइन अपीयर्स, तो थोड़ा क्वाइन जो है ऊपर दिखेगा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एपरेंट पोजीशन, ये एपरेंट पोजीशन हो जाएगी इसकी। तो ये दोनों एग्जाम्पल जो हमने बताए हैं ये किसके बेटा, ये रिफ्रैक्शन का एप्लीकेशन जो है इफेक्ट है, रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। देख सकते हो, अब लिखो द अपरेंट बेंडिंग ऑफ द स्टिक इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन द पास फ्रॉम एयर इनटू वाटर। बिल्कुल, जब एयर से वाटर पास करेंगे तो ऐसा क्यों होता है। देखो बेटा, तो अगला देखते हैं, द पेंसिल इज पार्सली इमर्स इन वाटर, द पेंसिल अपीयर्स बेंड ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो बेटा, अगर आप पार्सली मतलब थोड़ा, अगर थोड़ी पेंसिल आधी अगर अंदर डालो तो वो आपको अपीयर होगी ऊपर की तरफ, तो किसकी वजह से, ड्यू टू रिफ्रैक्शन की वजह से, ड्यू टू रिफ्रैक्शन वजह से, है ना बेटा। ये देखो, तो ये आपको बता ही दिया मैंने, ये भी आपने देख लिया है, ये भी वाटर की वजह से ड्यू टू रिफ्रैक्शन ही लिखा जाएगा इसमें भी, है ना बेटा। तो इसको देख लेना, लिख लेना। अब आते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हाँ बेटा, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है बेटा, देखते हैं भाई। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें अगर बेटा, तो ये लॉ जो दिखाया गया पहला फर्स्ट पॉइंट वही है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल द लाई इन सेम प्लेन। ये कह रहे हैं जो इंसिडेंस रे होगी, जो नॉर्मल होगी, और कौन सी, नॉर्मल और एक आपकी रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों अगर एक ही प्लेन में हैं तो ये क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तीनों एक प्लेन में होते हैं, जैसे देखो इंसिडेंस रे, फिर रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टेड रे जिसको कहते हो नॉर्मल, तीनों एक सेम प्लेन में होंगे, ठीक है। जैसे ये देख सकते हो आप, ये इंसिडेंट रे है बेटा, ये आई है, ये नॉर्मल हो गया और ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई, ये सब एक ही प्लेन में होंगे, इसी को क्या कहते थे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो तीनों अगर एक ही प्लेन में हैं तो ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया पहला, ठीक है। दूसरे सेकंड में क्या लिखा, देखो बेटा, सेकंड में लिखा है इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी आर, इनके बीच में हमें रिलेशन बताता है, सेकेंड वाला पॉइंट, ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है, दिस रिलेशन वाज डिस्कवर्ड बाय स्नेल, याद कर लेना, ये रिलेशन जो डिस्कवर्ड किए थे वो स्नेल एक साइंटिस्ट थे जिनको नाम दिया, इट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, इन्हीं के नाम पे रखा गया बेटा स्नेल्स लॉ। क्या नाम रखा गया, स्नेल्स लॉ। तो यहां पे समझ में आया, दिस रिलेशनशिप वाज डिस्कवर्ड बाय स्नेल, स्नेल ने जिसको नाम डिस्कवर किया था लॉ, कौन सा लॉ, इसको बताया था एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच का रिलेशन। तो वो रिलेशन क्या होता है, साइन आई अपान साइन आर बराबर कांस्टेंट। देखो यहाँ पे स्नेल्स लॉ इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना जरूर इसको, ये पूछा जाता है स्नेल्स लॉ, ठीक है। देखो लिखा था रेशियो ऑफ साइन आई अपान एंड साइन आर इज कांस्टेंट फॉर गिव द पेयर ऑफ मीडियम। देखो बेटा, अब ये साइन कॉस जो है आपने मैथ में पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। तो यहां पर देखो ये रेशियो होता है बेटा, साइन आई अपान साइन आर बराबर होता है कांस्टेंट।
अब कांस्टेंट है तो फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट को बेटा यहां पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, जो एंगल होगा बेटा आई का, जो एंगल ऑफ आई होगा वो 0 से ज्यादा होगा लेकिन 90 से कम होगा। क्यों 90 से कम क्यों होगा? अरे भाई 90 से कम नहीं होगा अगर तो आप 90 पास कर दोगे तो परपेंडिकुलर नहीं हो जाएगा। ये देखो भाई, ये 90 से तो कम ही होगा और 0 से ज्यादा होगा। अगर इसको इधर ही पास कर दोगे तो क्या होगा भाई? तो सीधे सीधे निकल जाएगा, 0 हो जाएगा आई और आर, है ना। तो इसलिए ये 90 से कम होगा और 0 से ज्यादा होगा। 90 से कम होगा, 0 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ समझ गए। स्नेल्स लॉ क्या बताता है? रेशियो है किसका? साइन आई अपान साइन आर बराबर कांस्टेंट। साइन आई अपान साइन आर बराबर कांस्टेंट, ये किसका है? ये स्नेल्स लॉ है बेटा। साइन आई अपन साइन आर बराबर कांस्टेंट, और कांस्टेंट है क्या बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि इसको समझ लो, समझ लिया तो मजा आ जाएगा, है ना। तो यही टॉपिक अब चलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके बाद तो आज का लेक्चर बस इतना ही रखेंगे। तो आप लोगों ने सीख लिया रिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट कैसे बेंड करती है, नॉर्मल की तरफ जाएगी कि नॉर्मल से दूर जाएगी। ठीक है, अब अगर कोई दिक्कत है बेटा, अगर किसी भी टॉपिक या आपको कुछ ऐसा नहीं समझ में आता तो आप मुझे जरूर एक बार सजेस्ट करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सपोर्ट करते रहिए और इंडियस क्लासेस में बने रहिए।